गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी जो है हम लोग किसी नेचुरल नंबर का क्या देखे थे, उसके डिवाइजर्स के ग्रुप में देखे थे। ठीक है, डिवाइजर और उसका सम निकालना। 10 पॉइंट। अरे देखो, दो तरीके से उसको बनाया जा सकता है। हम तो तुमको कल ही बता दिए थे, हम बोले थे कि समझाने वाला पार्ट जो है हम तुमको आराम से करेंगे। आज पहले हम उसको समझा ही देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल हम तुमको वैसे बना दिए थे, आज देखो उसको। जो भी एग्जांपल था 45 था, 42 देखो। इसमें क्या है ना, एक चीज हम तुमको कल बोलना चाह रहे थे, ठीक है, और नहीं कह पा रहे थे, वो ये कि लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर होता है ना। अगर हम एक लाइन बनाते हैं यहां से, इन चार ये कोलिनियर पॉइंट हैं, इससे कितने लाइन खींचे जा सकते हैं बताओ? एक कोलिनियर पॉइंट है तो वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक लाइन खींची जा सकती है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा यही सवाल पूछता और उसको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं बनाना होता, तो तुम कैसे इसको बताते? कोई इसको कैसे बता सकता है, सो बताओ। ध्यान दो, फोन साइलेंट करो। अब देखो यहां 10 पॉइंट है, जिसमें से सभी जो है सो सुनो 10 पॉइंट है, उसमें कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, एक्सेप्ट दीज 4 पॉइंट्स जो कि कोलिनियर है। अगर ये सुनो, ध्यान दो सनी बाबू, प्यारा बच्चा, ध्यान दो। यहाँ फोकस करो, इधर देखो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ टोटल? 6 पॉइंट्स हैं, वेरी गुड। टोटल 10 पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये 4 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर जो पॉइंट्स होते हैं उससे वन एंड ओनली वन लाइन खींची जा सकती है। ठीक है, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन क्या होगा कि लाइन सेगमेंट की बात आ जाएगी तो कैसे काउंट करेंगे। जैसे कल मैं काउंट कर रहा था 1 2, ठीक है, 3 4 5 ऐसे करके 6, तो वो क्या है? वो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं जिनसे ये लाइन सेगमेंट ये लाइन खींचा जा सकता है। पर यहाँ पे 6 लाइन सेगमेंट बन सकते हैं, पर लाइन कितने बनेंगे? 1। ठीक है, इसीलिए 6 को माइनस कर रहे थे, और 6 को माइनस करने के चक्कर में हम उसको भी माइनस कर रहे थे जो एक्चुअली ये बन रहा था। हाँ, तो उसको तो नहीं घटाना है, इसीलिए लास्ट में उस वन को जोड़ रहे थे, समझे? तो मान लो अगर हम इसको उससे ना बनाएं, एफपीसी से बनाएं, तो कैसे बनाएंगे? तो वही मैं बोल रहा था। देखो, सबसे पहले एक पॉइंट पकड़ते, मान लो ये पॉइंट नंबर 1 है, इसे कितने लाइन खींची जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मान लो इसको 2 लेते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इसे कितने खींचे जा सकते हैं? अब ये काउंट हो चुका है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अगला कहां से होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले 9 था, फिर 8 हुआ, है ना? तो 9 प्लस 8 प्लस, अब मैं यहां लिखते जाता हूं। 1 पॉइंट से 9 बना, यहां से 8, यहां पे 7 बनेगा, यहां पे 6, यहां पे 5, यहां पे 4, यहां पे 3। लेकिन ये यहां पे 1 ही बनेगा। यहां पे क्यों 1 बनेगा? नहीं, 1 बनेगा और 1 इस डायरेक्शन बनेगा, 1 प्लस 1 या 1। सुनो, अगर हम 4 से खींचना चाहेंगे तो 4 से पीछे नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि 5 से आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि इससे इधर आए हैं तो इससे इधर आएंगे, इससे इधर जाएंगे, इससे इधर जाएंगे, 5 वाले से इधर जाएंगे, 4 वाले से इधर जाएंगे, तो इससे तो हम सिर्फ आगे की ओर ही खींच सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 1 बनेगा। इन सबको जोड़ो,
9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 1 कितना हुआ? 9 8 17, 17 7 24 6 30 5 35 और 5 40 बिना परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन के। ठीक है, इसको कहते हैं एफपीसी, जिसमें हम लिटरली काउंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 4 के लिए हम तो गिन सकते हैं 1 2 3 और 4 गिन सकते हैं, पर जहां जैसे भी इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो हम बैक ट्रेस नहीं कर सकते हैं, फॉरवर्ड जाएंगे, और फॉरवर्ड जाएंगे तो इसके बाद अगला पॉइंट को जोड़ेंगे, लेकिन लाइन एक ही बनेगा। लाइन क्या बनेगा? एक ही बनेगा, उसके बाद हम फर्दर काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन ऐसा होता है, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन। यहाँ पे पूछ कर रहा था कितने लाइन बन सकते हैं, तो बिना हम उसके ही बना सकते हैं। और तरीका तो हम पिछले क्लास में बताए ही थे कि 10 पॉइंट है तो 10C2 हुआ, उसमें से ये 4 पॉइंट है तो 4C2 हुआ, और प्लस हम उस पॉइंट उस लाइन को भी घटा दे रहे हैं, इसलिए उस एक को जोड़ना पड़ेगा। तो ये यही वैल्यू हमारा कितना हुआ था? 45 -6 + 1 इक्वल टू कितना हुआ था? 40। उसका दूसरा पार्ट था ट्रायंगल वाला, तो ट्रायंगल में कितने पॉइंट चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए? 3 चाहिए ना। तो 10 में से 3 को चुनेंगे कोई सा भी, पर ये 4 में से कोई सा भी 3 चुनेंगे तो कोलिनियर ही होगा, उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि क्या हो गया? 120 माइनस 4 कितना होगा? 116 वही आंसर है ना। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो कभी कभी क्या होगा कि हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत होती है, आराम से बना लो। ठीक है, ये हुआ मेथड से, ये नॉर्मल काउंटिंग के तरीके से। उसके अलावा कल क्वेश्चन दिए थे वो बना तीनों, एक तो बताए थे, 2 छोड़े थे, दोनों बन गया। उसके अलावा जो हम लिखाए थे मॉड्यूल का लास्ट वाला बना, उसका सेकंड पार्ट वाला नंबर ऑफ क्या कह रहे हो? आंसर किसका? हाँ, सम ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर से 17,855 नंबर 23, उससे पहले इवन प्रॉपर डिवाइजर 1008 का, उसमें भी 23। ठीक है ना। तो अभी तक जो क्वेश्चन जो होल्ड पे था उसमें सब हो गया ना, एक्सेप्ट जो मैं डिवीजन इनटू ग्रुप्स है ना, वो मैं अब बताना आज के क्लास में बताऊंगा, उसको छोड़ के बाकी सब तो हो गया ना। ठीक है, अभी को होल्ड पे नहीं है क्वेश्चन, नहीं ना है, चेक कर लेना वैसे जो भी हो। हाँ, एक क्वेश्चन था जिसमें बीईजी करके था, उसका भी आंसर नहीं निकला था मॉड्यूल का। हाँ, तो एक्चुअली बीईजी में क्या है ना, बीईजी में आंसर इसलिए नहीं आ रहा था, बीईजी या सीएडी ऐसे करके होगा, उसका आंसर इसलिए क्योंकि बीईजी में सीक्वेंस नहीं चेंज करना है, हम इसको भी आपस में फैक्टोरियल लगा रहे थे। हाँ, इसमें ना बीईजी का इसमें फैक्टोरियल नहीं लगाओगे, जैसे इसमें 3 फैक्टोरियल नहीं लगाओगे, तो जो तो हमारा एन ऑफ नहीं आया था, क्लोज आया था पर उतना नहीं आया था, तो उसमें क्या कर रहे थे 7 फैक्टोरियल माइनस एन ऑफ ऐसे क्या इंटरसेक्ट ये लगाए थे ना यूनियन वाला, तो उसमें क्या करना है ना, एक एक ये निकालने में गलती हो गई थी, जिसके कारण से आंसर नहीं आया था। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर बताओ फिर से। 49 48 में भी डिवीजन इनटू ग्रुप्स है, अभी मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा उसी बन जाएगा। 49 जो है वो देख लो, फिर से देख लो, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गया था। मॉड्यूल 49 द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है,
सो दैट नाइदर द पैटर्न, देखो आइदर और वाला केस में क्या करते हैं, यूनियन करते हैं ना। नाइदर है तो नाइदर नॉर में क्या होगा, जितनी पॉसिबिलिटी है उसमें से आइदर और को घटा देंगे। तो यहाँ पे कितने 7 लेटर्स हैं, तो ऑल पॉसिबिलिटी कितनी होगी परम्यूटेशन की, ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन इक्वल टू 7 फैक्टोरियल जो हम बताए थे। और यहां पे कह रहा है आइदर और, तो नाइदर नॉर इक्वल टू होगा ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन माइनस आइदर और, ठीक है। अब आइदर और मतलब आइदर बीईजी और सीएडी, ठीक है। तो न ही सिर्फ इसको बांधना है बल्कि इसके पैटर्न को भी चेंज नहीं करना है, समझे। हम गलती क्या कर रहे थे, इसके पैटर्न को ही बदलते, क्योंकि स्पेसिफिकली कह रहा है कि बी ई और जी इसी सीक्वेंस में हो, कह दिया ना, तो हम इसके सीक्वेंस को नहीं चेंज करेंगे। तो ये सीक्वेंस भी फिक्स है और ये भी सीक्वेंस क्या है, फिक्स है, इसको हम नहीं चेंज करेंगे। तो क्या इसके अलावा क्या बचेगा, तो आइदर और में करेंगे तो एन ऑफ बी ई जी इसके साथ रखेंगे, तो हमारे पास कितने और बचते हैं, तो 7 में से 3 को फिक्स कर दिए, तो 7 माइनस 3 और प्लस 1, क्योंकि ये इसको भी काउंट करेंगे, है ना। तो कितना हो गया इस सब का फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल हो गया। एन ऑफ सी ए डी ये भी सेम होगा इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, और एन ऑफ डी ई जी इंटरसेक्शन सी ए डी ये कितना हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे और हम 2 को जोड़ेंगे, है ना। 7 में से 6 घटाएंगे और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आइदर और कितने कैसे निकालेंगे, एन ऑफ बी ई जी यूनियन सी ए डी इक्वल टू एन ऑफ बी ई जी प्लस एन ऑफ सी ए डी माइनस एन ऑफ बी ई जी इंटरसेक्शन सी ए डी। तो ये होगा 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 120 प्लस 120 माइनस 6 240 माइनस 6 236 234। अब हम इसको किस में से घटाएंगे, ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन, यानी कि रिक्वायर्ड परम्यूटेशन इक्वल 7 परम्यूटेशन 5000 कितना आया था 5040, इसमें से 234 घटाएंगे, तो कितना आएगा 4806, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर मॉड्यूल नंबर 49, ये भी हम होल्ड पे रखे थे ना, अब तो हो गया सॉल्व। अनमोल, इस सिंबल का क्या मतलब है, नीचे जो मैं हैश किया हूं, यहां जो मैं इसे हैश किया हूं, इस हैश का क्या मतलब है, सुधांशु प्यारे बताओ। फिक्स है मतलब ये ठीक बोला है, लेकिन उसका क्या मतलब हुआ, हम उसके अरेंजमेंट को चेंज नहीं करेंगे, बी ई जी बस उसको ऐसे ही एज इट इज यूज करना है, ठीक है। उसमें आगे पीछे हम नहीं करेंगे, किसी भी लेटर को आगे पीछे नहीं करेंगे। क्वेश्चन में एग्जैक्टली चूंकि कह दिया है कि बी ई जी लेना है, तो उसके हम सीक्वेंस को नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। ये भी ड्रॉ कर लेना, अगर कॉपी में एक जगह पे
एग्जाम्पल में 42 के लिए ड्रॉ कर लेना, मतलब हम कैसे जो है सो नॉर्मल तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। इसको ड्रॉ कर लेना, उसमें ये पहला पार्ट है उसका, ये दूसरा पार्ट है, ये 120 माइनस 4 इक्वल टू 116 हुआ, और इस प्रकार से ये दोनों नोट करो जल्दी से, 2 मिनट का समय लो, जल्दी नोट करो। यहां पे दिया है एक नेचुरल नंबर 10,800 और 3 पार्ट है इसके, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4m + 2, यहां पे m बिलोंग्स टू होल नंबर 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो 4m + 2 को क्या लिख सकते हैं, बोलो? 2 × 2m + 1 है ना। और जब m जो हो, m जब होल नंबर हो तो इसका क्या मतलब हुआ, m की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2, क्योंकि 0 + 1 क्या होगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। अगला 6, अगला 4 + 10, अगला 3 2 = 6 + 1 तो 14 हो गया। तो कुल मिलाकर ये क्या दिख रहा है ये पैटर्न कैसा दिख रहा है, 2 × 1 3 5 7, ऐसा ही है ना। ये क्या है, ऑड नंबर। तो 2 के मल्टीपल हैं और ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर के मल्टीपल हैं और 2 भी इसमें इंक्लूड है। तो इस तरह के फॉर्म का इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है। बताओ, नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला पता है, और हमें स्पेसिफिक नंबर के लिए निकालना है। कैसे होगा, पहले तो ये बताओ कि इसका प्राइम फैक्टर ऐसे निकालो, 10,800 को क्या लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर ऐसे निकालो और बताओ इसको किसके कितने पावर में लिखा जाएगा, निकालो। क्योंकि सबसे पहला काम हमारा यही होता है। देखो 2 पावर 4, 3 पावर 3 और 5 पावर 2 इसके फॉर्म में बताया जा रहा है, ठीक है। तो अल्फा 1 की पावर में कितना है, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, हमें 2 3 और 5 सभी के मल्टीपल के रूप में देखना है, ठीक है। तो 4
उसके बाद अल्फा 2 कितना है 3 और अल्फा 3 कितना है 2। तो नंबर ऑफ डिवाइजर जो इस फॉर्म के हों, नंबर ऑफ डिवाइजर 2, 6, 10, 14 इस फॉर्म के हों, स्टार्टिंग विथ 2 के मल्टीपल। ये बताओ, ये आएगा इसमें 2, 3 और 5 है, तो उसमें 14 के कोई भी फैक्टर्स होंगे, 14 के कोई भी डिवाइजर्स होंगे? यस और नो? वाई और वाई नॉट? देखो यहां पर 2, 3 और 5 है, 7 है नहीं? जब 7 नहीं है तो 14 आ सकता है? इसका फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, इसके अगला क्या होगा? 14 के बाद क्या आएगा? 18 होगा। 18 के बाद 22 होगा। 11 का है? समझ पा रहे हो? हमें वही डिवाइजर्स देखने हैं जो इसमें से हम चुने जा सकें। 10 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 18 होगा, 22 होगा, अगला क्या होगा? 26 होगा। हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं? हमारे पास 3 प्राइम नंबर है। उसके अलावा कोई भी 13 क्या है? अलग प्राइम नंबर है ना, जो कि इसमें नहीं है। 13 दूना 26, तो नहीं होगा वो। और हम क्या है 4 जोड़ते जा रहे हैं, 4 यहाँ पे जोड़ते जा रहे हैं ना, तो यह भी नहीं होगा। 30 होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। टोटल कितना होगा? द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, ऑफ द फॉर्म इक्वल टू 2 to the power 4 हो गया। ठीक है, ऑफ द फॉर्म मतलब 2 into 2m plus 1 is possible for m equal to 0, 1 and 2, 0, 1 and 2। तो इसके 3 वैल्यू के लिए हमारा 2, 3 और 5, इसके मल्टीपल के वैल्यू के लिए हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद अगला 34 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 38 नहीं होगा, उसके बाद 42, 42 नहीं होगा। तो हम इसको कैसे काउंट कर पाएंगे? देखो 4, 3 और 2, इसका एलसीएम कितना होगा?
क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसी के मल्टीपल में ले सकते हैं ना। m इक्वल टू 0, 1 और 2 ले सकते हैं, और इसके लिए जो वैल्यू करस्पॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5। तो इसके जो भी पावर्स होंगे उसका जो हमारा एलसीएम होगा उतना ही हमारा फैक्टर्स पॉसिबल है। एलसीएम का क्या मतलब है, यहां पे हम ये जो पावर्स है ना, फिर से ध्यान से समझो। देखो, या तो तुम ऐसे करके काउंट कर लो, है ना, या नहीं तो ऐसे समझो जो पावर्स है यहां पे उसका हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके काउंट करते चले जाओगे तो जितनी बार, जैसे देखो हम एक बार 2 ले सकते हैं, हमारे ये जो होंगे 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ये हमारा हुआ। ठीक है, अब देखो हम ऐसे करके काउंट कर रहे हैं, एक बार 2 ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा 4 भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर 4 हो सकता है, 4 फैक्टर हो सकता है ना, 4 हो सकता है। उसके बाद 6 हो सकता है, 3 और 2 को मिला के 6 हो सकता है। उसके बाद 10 हो सकता है, 2 और 5 को मिला के 10 हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके जो मैक्सिमम पावर है, इसका जो मैक्सिमम पावर है और इसका जो मैक्सिमम पावर है, वो सबके पावर का हम एलसीएम ले रहे हैं। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी इसके आने की होगी, या इसके आने की होगी, या फिर इसके आने की होगी, जो कि वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 12। और तुम इसको इस प्रकार से काउंट भी करोगे तो ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो इस फॉर्म के आ सके, तो उसके लिए m की 3 वैल्यू ही ली जा सकती है। कौन कौन सी, 1, 0, 1 एंड 2, क्योंकि 2 से अधिक लेंगे 3 तो 7 होगा, और 7 की इसका फैक्टर ही नहीं है, 7 इसके फॉर्म में आ ही नहीं रहा है। तो हम 3 वैल्यू के लिए ले सकते हैं, 2, 3 और 5 को ले सकते हैं, और जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इस फॉर्म में आ सकता है वो वैल्यू होगी इनके जो 3 पावर्स हैं उसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम वैल्यू मतलब ये और ये, इसमें से सबसे ज्यादा बार हमको कैसे कॉमन करके लिया जा सकता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों का। और या नहीं तो हम ऐसे जो जितने भी फैक्टर्स पॉसिबल होंगे उसको हमें गुना करके देखना पड़ेगा। दूसरा, मल्टीपल ऑफ 10, टेन का मल्टीपल हमें एक बार 2 और एक बार 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार 2 और 5 लें, उसके बाद जितनी पॉसिबल चीज है उसके पीछे हम जोड़ते चले जाएं, पर एटलीस्ट 1, 1, 2 और 1, 5 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब एटलीस्ट 1, 2 एंड 1, 5। तो हमारे पास कितने 2 और कितने 5 हैं, 4 2 हैं और 2 5 हैं। उसके अलावा टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास नंबर्स क्या है, 4, 3 और 2, तो 4 + 3 + 2 कितने हो गए, 9। ठीक है, उसमें से एक मिनट, ये टोटल हो गए, नहीं, जार कितने हैं, 2 की संख्या, एटलीस्ट 1, 2, 4 में 4 में से 1, 2 चुनने के लिए 4C1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 2C1, नहीं, ये तो होगा। उसके बाद इसके अलावा भी तो हम इसको गुना कर सकते हैं। ये यार
I butchered it. वैसे ही देखो, मल्टीपल ऑफ 15 में भी हमें एक 3 और एक 5 लेना पड़ेगा। इसके अलावा हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन बाकी नंबर हम कैसे, कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं? समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, आज हम जो है सो ऑल टुगेदर, सुनो, कल एक को प्राइम वाला बात था ना, वो हम तो बस कंसेप्ट समझा देते हैं, उसके भी क्वेश्चन हम अगले क्लास में करें। क्योंकि अगले क्लास में क्या एक्चुअली हुआ क्या ना, एक टॉपिक जो हम चुने हैं उसको समझाने में, एक्चुअली उसका कंसेप्ट जो है तुम लोगों को समझाने में हम कुछ ज्यादा है सो दिमाग को इन्वॉल्व कर लिए, तो हम वो टॉपिक ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हम कल करा देंगे अगले क्लास में। ठीक है, कल नहीं, मंडे को। नहीं, कल एक्चुअली सर को दिक्कत है, क्योंकि स्पेशली मेरे लिए सर नहीं आना चाह रहे हैं, ऑफिस नहीं खोलना चाह रहे मेरे लिए। नहीं, कोई बात नहीं बाबू, हम 10 क्लास के लिए बोले थे और आज 9वां क्लास है पीएनसी का। ठीक है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ज्यादा, है ना, लास्ट में रखेंगे क्लास या जो भी हो, और उसमें जो है सो थोड़ा सा ज्यादा समय लेके मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लेंगे, जो भी हो मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमारा कंसेप्ट, जो क्वेश्चन अभी जो मैं रखा हूं वो एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे। इस क्वेश्चन के अलावा अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, वो एक्चुअली फॉर्मूला बेस्ड है, वो सब हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं होल्ड पे रखा हूं, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा। इसका फॉर्मूला लिखा है ना, फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, लिखा है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये बनाओ तो बनेगा, ये बन जाना चाहिए। इसमें थोड़ा मैं तुमको हिंट दे देता हूँ, ये जो 9 है इसको 3 का स्क्वायर यूज करना। ठीक है, 3 का स्क्वायर टू द पावर 11। अब इसको सॉल्व करो, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 22 प्लस 5 27 इंटू 3 टू द
5 to the power 7, 7 to the power 9. ध्यान दो, देखो क्या होता है कि हमारे घर में कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारे पुराने सामान होते हैं उनको एक कबाड़ वाला कोना होता है, कबाड़ वाला कोना, स्टोर रूम, यस एग्जैक्टली, उसमें हम लोग रख देते हैं, जिसमें पुराने सामान हमारे बचपन के कपड़े होते हैं, कुछ बर्तन होते हैं, कुछ लोहा होता है ना, बचपन वाले खिलौने होते हैं। तो मान लो कभी तुम विजिट करते हो वहां पे, ध्यान दो, उसमें विजिट कर, उसमें तुम देखना चाहते हो कि हमारे पुराने क्या क्या सामान थे, और उसमें से तुम अनप्रिडिक्टेबल सामान सब निकलता है। कभी कभी तुमको मतलब उसको क्या सुविनियर कहते हैं, बचपन वाली यादें होती है, वो सब आती है। उसमें से कोई भी सामान तुम इसमें पिकअप करते हो, लगता है कुछ भी हो सकता है, वो पुरानी किताब हो सकती है, कलम हो सकती है, ठीक है, बर्तन हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, टूटी फूटी फर्नीचर हो सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मान लो ऐसे जगह पे तुम पहुंचते हो और तुम कोई सा भी उसमें से सामान निकालते हो, ठीक है, लेकिन तुमको ऑलमोस्ट ख्याल है कि ये सब सामान होगा। तो अब देखो इतने सारे सामान में से तुम जैसे कि कोई भी सामान उसमें से निकालते हो, तो वह एक सर्टेन ग्रुप ऑफ थिंग्स है, ठीक है, उसमें से कुछ भी निकल सकता है। मान लो कि ऐसा हो कि तुमको उन सभी चीजों को क्या करना है कि ग्रुप्स में सजाना है, ठीक है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप, यही इसका मतलब हुआ। अब क्या है कि ग्रुप्स में रखने के लिए क्या होता है कि हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अभी तक क्या समझे थे, इंडिविजुअली चीजों को एक प्लेस पे एक समान करके रखते थे, ऐसा था ना। जैसे कि ऐसा था कि हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और r नंबर ऑफ प्लेसेज हैं, है ना। तो क्या करते थे, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को चुन के, और या तो उसको हम अरेंज करते थे या फिर सिर्फ सिलेक्शन का प्रोसेस होता था, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग जो परम्यूटेशन करते हैं वो सेलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं, ऐसा करते हैं। तो अब मान लो कि हम उन खाली स्थान में ऐसे दिए हो कि खाली स्थान या जो प्लेसेज हैं वहां पे ग्रुप्स बना हो, मतलब एक सामान नहीं रखा जा सके, उसमें मल्टीपल सामान रखा जा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैं बोला था कपड़े, किताबें, टॉयज, ठीक है, उसके बाद बर्तन और कलम, पुरानी कलमें, ये सब कुछ भी हो सकता है, हम उसमें से, है ना, एल्बम कह सकते हो, कुछ भी। अब उसमें से हमारे पास प्लेसेज है रखने के लिए, पर क्या है कि अभी से पहले हम जो है एक सामान एक प्लेस पे रखते थे, पर अभी इसमें क्या है कि हम एक जगह पे एक सामान नहीं रख के एक जगह पे मल्टीपल सामान रख सकते हैं। मान लो यहां पर हम 3 सामान रख सकते हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहां पर हम 5 या 7 ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, यहां पर हम मान लो 11 ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, यहां पर हम मान लो कि 17 ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं कि मतलब प्राइम नंबर लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं, मान लो इसमें जैसे कि 16 ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। अब 3 ऑब्जेक्ट्स में से, अब इनमें से कोई सा भी ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे निकालेंगे, कुछ भी हो सकता है, वह वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कोई सा भी हो सकता है, उसको यहां पर रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से हम कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो यहां पे हमारे पास है सो कुछ मान लो 50 सामान है, ठीक है, 50 ऑब्जेक्ट्स हैं, 50 ऑब्जेक्ट्स में इनमें से कुछ होगा, ठीक है। अब उनको इतने ऑब्जेक्ट्स में हमको सजाना है, ऐसे करके सजाना है, पर इन सब का सम करो तो कितना हो रहा है, उतना ही ना होगा। ये हुआ हमारा 27 और 7, हाँ, तो मान लो 37 है, ठीक है। अब हमको 3 ऑब्जेक्ट्स यहां पे रखना है, तो 3 ऑब्जेक्ट्स यहां पे रखना होगा, तो 3 ऑब्जेक्ट इसमें से चुनना होगा, है ना। तो 3 ऑब्जेक्ट्स चुनने के कितने तरीके होंगे, 37C3,
अब यहाँ पे हमें 7 ऑब्जेक्ट्स रखना है ना। तो 3 ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पे रख दिए, अब कितना बचा? 34 बचा। तो 34 में से अब हमको यहाँ पे 7 ऑब्जेक्ट्स रखना है, कोई भी चुन सकते हैं, ठीक है। कितना होगा फिर? 34 सी 7, अब 27 बचा, 27 सी 11, उसके बाद 16 सी 16, उसके बाद जो भी सामान बच गया उसको इकट्ठा यहाँ पे रख देंगे, एक तरीका, ठीक है। तो ये जो हो गया, सुनो सुनो सुनो, ये हो गया डिवीजन। तो इस डिवीजन में क्या है कि ऑर्डर मायने नहीं रखता, है ना। जब हम डिवीजन करते हैं तो ऑर्डर मायने नहीं रखता। हम जो है ऐसा होगा कि इसमें 16 ऑब्जेक्ट रखना है, तो हम पहले 16 सामान निकालेंगे, यहां पे रख देंगे, या नहीं जैसे यहाँ पे 7 सामान रखना है तो पहले हाथ लगाएंगे, सामान निकालेंगे, गिनेंगे 7 सामान है, यहाँ पे रख देंगे। ऑर्डर क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कहते हैं डिवीजन। डिवीजन जब होगा तो डिवीजन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। डिवीजन कहेंगे तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट में क्या होगा? ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ कि अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट, ये जो प्लेसेज हैं वो सिग्निफिकेंस के हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इसको हम अरेंज कर रहे हैं, इसको हम आपस में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। कितने प्लेसेज हो गए? 1 2 3 और 4। इन 4 प्लेसेज को, ये 4 जो जगह हैं, 4 जगह है जहां पे हम इसको रख रहे हैं, या मान लो 4 लोग हैं जिनको ये सब सामान दिए जाने हैं, ठीक है। तब यहां पे जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब इसको हम बांटेंगे, जब हम 4 लोगों को देंगे, तब यहां पर ऑर्डर मायने रखता है, किस ऑर्डर में हम उनको देंगे। और जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है तब हम क्या करते हैं, जैसे यहां पे 4 प्लेसेज हैं तो हम इसको परम्यूटेट करते हैं, यानी परम्यूटेशन निकालते हैं, ठीक है। किस ऑर्डर में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मायने रखता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम उसको फैक्टोरियल एन, एनपीएन का क्या मतलब हुआ? 4 फैक्टोरियल। यहां पे 4 फैक्टोरियल से हम इसको गुना भी करेंगे। तो जब डिवीजन करेंगे तो ऑर्डर का ध्यान नहीं रखेंगे, हम सिर्फ खाली जगहों पे सामान को रखेंगे, बात खत्म। पर जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि इस जगह पर सामान पे रखने के बाद हम उसको लोगों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं इसको, तब ऑर्डर मायने रखता है। और जब ऑर्डर मायने रखेगा तब हम उसके परम्यूटेशन का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है, कि किस ऑर्डर में हम सामान दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे रखे हैं, अब हम हो सकता है कि ये सामान पहले दें किसी को, फिर उसके बाद इसको दें, या हो सकता है ये सामान हम किसी को दें, तब हम इसको दें, तब हम इसको दें, तब हम इसको दें, है ना। तो इसके लिए तरीके बदल जाएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे ये तरीके बदल जाएंगे। तो डिवीजन में सिर्फ हम सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो देखो, सुनो, ध्यान दो, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों है, दोनों कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है। और इसी को क्या किया है, जो हमारे मॉड्यूल में ये परम्यूटेशन के हिस्से में डाल दिया है, ठीक है। जो परम्यूटेशन है, देखो ध्यान दो, 4 एक क्वेश्चन था ना जिसमें हमको 4,4 पे पहुंचना था। अब हमारे पास 4 डिवीजन हॉरिजॉन्टल हैं, 4 डिवीजन वर्टिकल हैं, ठीक है। मान लो यहां, यहां और यहां लिखते हैं। सुनो 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 सुनो, 4 डिवीजन हॉरिजॉन्टल है, 4 डिवीजन वर्टिकल है। अब हमको इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो अब क्या है कि हमें 8 स्टेप में पहुंचना है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स। ये उसका उस कंसेप्ट पे बनेगा, डिवीजन इनटू, हाँ। तो ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हमारे पास 8 स्टेप्स हैं, 8 में से कोई एक स्टेप चुनेंगे, ठीक है। तो 8C1 इंटू, ठीक है,
उसका हम बताते हैं फॉर्मूला एक्चुअली क्या होगा। उसका फॉर्मूला एक्चुअली इसका जो निकल के आता है वो आता है सारे ऑब्जेक्ट्स को सम करना और डिवाइडेड बाय जितने ऑब्जेक्ट्स में जितने रखे जाएंगे उससे उसका फैक्टोरियल करेंगे। ठीक है, पहले इसको ये समझे, ये कंसेप्ट समझे हो? ठीक है, अब इसी को हम है सो थ्योरी से समझते हैं। हाँ, एक और बात ध्यान दो, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं है एक दूसरे से। तुम खुद, मैं ऐसा एग्जांपल क्यों लिया, ये एग्जांपल, अब देखो तुम सामान रख रहे हो स्टोर रूम में, कोई सामान उसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मान के चलो कि नहीं है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे में जब हम ऐसे ग्रुप में डिवीजन करेंगे तो कोई भी सामान कहीं भी रख सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम ऐसा टाइप बना रहे हैं कि हाँ कि इस जगह पे कपड़ों को रखेंगे, इस जगह पे किताब को रखेंगे, इस जगह पे कलम या इस जगह बर्तन के, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, कोई भी हम सामान उठाएंगे और हम कहीं भी इन जगह में से रख सकते हैं, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली डिफरेंट रखा गया है। ये वही चीज है जैसे हम परम्यूटेशन में देख रहे थे, वही चीज है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है। अंतर क्या है, क्योंकि हर डिस्टिंक्ट प्लेस एक ऑब्जेक्ट रखता था, हर डिस्टिंक्ट प्लेस एक ऑब्जेक्ट रखता था, यहां हर डिस्टिंक्ट प्लेस एक ग्रुप को रखता है, हर डिस्टिंक्ट प्लेस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को रखता है, और हर ग्रुप अनइक्वल साइज का है। ये ग्रुप 3 ऑब्जेक्ट को रख रहा है, ये ग्रुप 7 ऑब्जेक्ट को रख रहा है, ये ग्रुप 11 और ये ग्रुप 16। ठीक है, तो जो प्लेसेज हैं वो प्लेसेज अब ग्रुप बन चुके हैं, समझे? एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए। वही बताना था मुझे।
देखो थियरी ये कहता है, थियरी कहता है द नंबर ऑफ वेज इन विच x1 x2 x3 xn डिस्टिंक्टली, ठीक है, डिफरेंट, डिस्टिंक्टली डिफरेंट, ये xn ये क्या है, n टाइप्स है, n टाइप्स, n टाइप्स ऑफ x1 x2 x3। जैसे देखो यहां ना ये जो हो सकता है बहुत तरह की चीजें होगी कि कपड़े, किताबें, टॉयज, बर्तन, ये सब प्रकार हैं, इनकी अपनी अपनी कुछ संख्या है, ठीक है। तो वैसे ही n टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। पहला टाइप का x1, ठीक है, फिर का x2, फिर x3, इतने डिस्टिंक्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनको जो है डिवाइड करना है, ब्रैकेट में लिख दिया ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो बाद में बताया हूं, पर यहां पे लिख दिया हूं, इनटू n अनइक्वल ग्रुप्स, ये ग्रुप्स भी हैं जहां पे इनको रखे जा रहे हैं वो भी अनइक्वल हैं, कंटेनिंग x1 x2 x3 xn ऑब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिवली। तो रखने का क्या तरीका है, अगर सिंपलर टर्म में लिखे तो पाई ऑफ ये c मतलब कॉम्बिनेशन का सिंबल है, ये सारे का सम, और हम पाई क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो हम यहां लिखे ना इसको एक टर्म में लिखने का उपाय है ये, यानी कि एक बार लेंगे सारी चीजों का सम, उसमें से x1 ऑब्जेक्ट को चुनेंगे, फिर उसके बाद x1 को छोड़ के x2 से काउंट करेंगे, सभी को जोड़ना, उसको लिखेंगे, और ऐसा करते चलेंगे, लास्ट ऑब्जेक्ट को चुनेंगे जैसे यहां पे किए हैं, उसको रख देंगे। यह फॉर्मूला जो होगा है ना, जब इसको तुम यूज करोगे तो तुम्हारा जो टर्म होगा ना एक दूसरे से कैंसिल आउट होते जाएगा। इसके बाद जो नीचे में लिखोगे तो टर्म क्या बचेगा, ये नीचे में ये टर्म बचेगा, x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल, क्योंकि जो तुम्हारा नीचे में x1, इसमें से x1 माइनस होगा, दूसरे वाले टर्म में x2 माइनस होगा, तो वो टर्म क्या होगा, एक दूसरे से फिर कैंसिल आउट होता चला जाएगा, तो लास्ट में तुम्हारा ये बचता है। ये डिवीजन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो क्या करेंगे, ये डिवीजन वाला हुआ फॉर्मूला, और डिस्ट्रीब्यूट वाला होता तो क्या करते, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। इसी फॉर्मूले में हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहां पे किससे, यहां पे हमें n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा, n टाइप है, यानी कि हम n जगहों पे इसको रखेंगे, ठीक है, क्लियर, ये समझ में है ना, ठीक। और हम इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी लिख देते हैं। यहां पे देखो इसको एक ट्री डायग्राम बना लो, ये ट्री, अच्छा मतलब क्या इसको ट्री डायग्राम नहीं कहेंगे, ये जड़ हुआ, ये ऊपर कुछ भी, तो इसको ऐसे लिखो, जैसे कि मान लो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, इसमें से एक ग्रुप है, पहला ग्रुप, उसमें कितना ऑब्जेक्ट है, x1 ऑब्जेक्ट है, दूसरा ग्रुप है, ये हम इनटू ग्रुप का डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कितना है, x2 है, फिर x3, और इसी तरह से करके
लास्ट में हमारे पास एक्शन है, हमारे पास n नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, ठीक ना, n नंबर ऑफ ग्रुप्स है, n टाइप्स नहीं होगा, इन विच, रहने दो इसको, इसको काट दो, इतने हमारे पास डिस्टिंक्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम डिवाइड कर रहे हैं इतने ग्रुप्स में, ठीक है। क्योंकि सारे ग्रुप की चीजों को जोड़ेंगे, जैसे 3 ऑब्जेक्ट, 7 ऑब्जेक्ट, 11 ऑब्जेक्ट, 16 ऑब्जेक्ट, सबको जोड़ के 37 पूरा आए थे ना, उसी तरह से हमारे जितने भी प्लेसेज हैं वो एक ग्रुप्स हैं, इनको जो जोड़ेंगे उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। ये कितने हैं वो डिपेंड करेगा कि ग्रुप्स हम कितने ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। तो ये लिखने के बाद वो डायग्राम बना लेना, ठीक है, इतना लिख लो, उसके बाद ये दोनों डायग्राम बना लेना। ये एक्चुअली समझाने के पर्पज से था, जैसे इसको देखोगे ये डायग्राम को देख के समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है, इतना डिस्टिंक्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स among n persons, ठीक है, into groups containing x1, x2, x3, xn objects respectively, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया। अब देखो, अब मैं उधर मिटाता हूं, ये सब बना लिए थे ना, ये सब इसका बी पार्ट है इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज, the number of ways in which mn
हाथ दुख गया मेरा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल रन दो, एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अच्छा हाँ, इसका ट्री डायग्राम बता देते हैं। इसका ट्री डायग्राम जैसे देखो mn ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ चलो मुझे समझाने दो इसको। देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बताए थे, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। जो फॉर्मूला है उसमें हम n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बाद जो डिवीजन है उसमें से हर प्लेसेस के ग्रुप को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में। तो डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो ये केस है कि इक्वल साइज के हों तब क्या होगा, यानी जो हमारे पास प्लेसेस थे, ध्यान दो सनी, जब हमारे पास प्लेसेज हैं और सारे प्लेसेज पे इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स रखे जाए, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखे जाए, यानी पहला प्लेस पे भी n, दूसरा पे भी n, तीसरा पे भी n, इस प्रकार से जितने प्लेसेज हैं r प्लेसेज, उनमें सारे प्लेसेज पे तो ऐसे मान लो कि r प्लेसेज नहीं m प्लेसेज हैं, ठीक है, और हमारे पास mn डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये डिस्टिंक्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है और mn टाइप का है। mn क्यों कहें, क्योंकि हर ग्रुप में n ऑब्जेक्ट्स रहने वाले हैं और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, m। तो आइटम कितने हो गए टोटल, mn, ठीक है, ये समझ में आ गया। वहां पे x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके जोड़े थे, यहाँ पे mn लिखे हैं क्योंकि ये n प्लस n प्लस n प्लस कब कितना टाइम, m टाइम्स, ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट, हर जो ग्रुप है वो हमारा कितना है, n ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है, इसलिए m ग्रुप्स हैं, उसमें हमको डिवाइड करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो हम डायरेक्टली जो है इस टर्म को नहीं लिख के ऐसे लिखे हैं कि कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, इसलिए उस लैंग्वेज को भी हम मेंशन कर दिए हैं कि हमको इस तरह से डिवाइड करना है कि जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देगा तो ध्यान देना, जब क्वेश्चन में ऐसे मेंशन रहे कि हमें इस प्रकार से डिवाइड करना है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो लिख तो रहा है डिवाइड पर कह रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट करने, समझे। कभी कभी एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में ऐसे मेंशन नहीं रहता है कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो लेकिन हिंट दिया रहेगा कि हमको 4 लोगों में ऐसे बांटना है ताकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट लिखा है उसमें तो ध्यान दो कि वह डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है तो हम उसमें n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे m फैक्टोरियल से, ठीक है। तो जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो क्या हो गया, वो डिवीजन हो गया। हम देखो डिवाइडेड लिखे भी हैं और ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट लिखे हैं, तो डिवीजन हम कर रहे हैं, तो ये हो गया mn फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल टू द पावर m इनटू 1/n
m फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1/m फैक्टोरियल। और जब इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो इसमें हम m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। यह भी एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से बनता है, जो हम पाई और उसका जो सिग्मा का यूज किए हैं उसी तरीके से यह भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि इक्वल है इसलिए थोड़ा सा फॉर्मूला में तुम डिफरेंस को देख रहे हो। अब इसके बेसिस पे जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स, ठीक है, हमारा जो और ये डिवाइजर्स ऑफ नेचुरल नंबर था उसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, और जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, केवल और केवल क्वेश्चन डिस्कस होगा, जितने तरह के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, ठीक है। तुम लोगों को क्या करना है, अब तुम लोग कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चंस बनाओ। तुम्हारे मॉड्यूल में जितने हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तुम लोग बना के आओगे। परम्यूटेशन वाला तो, और परम्यूटेशन में जो हम होल्ड पे रखे थे, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन, वो सब भी तुम देखना, वो सब क्वेश्चन अब बन जाएगा। जब इसमें जिसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन में से करके कि हम इतने लोगों में इसको डिवाइड कर रहे हैं, तब बताइए क्या होगा पॉसिबल वेज, वो सब क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए। तो अब तुम लोग को मॉड्यूल में 100 क्वेश्चन है, 1 से लेके 100, वो सब सारे क्वेश्चन है तुम लोग कितना तक ट्राई कर लिए थे, 61 तक तो कर ही लिए थे। अब पूरा बचा हुआ जो 39 क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन देख के आना। ओके, इतना ही रखते हैं आज, ठीक है, थैंक यू।